ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की उस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम दीपिका नगर की दुखांत मौत, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के खुलासे और उन गंभीर दहेज के आरोपों पर बारीक नजर डालेंगे। देखिए, एक तरफ तो एक बेहद दुखदर्द भरी घटना है और दूसरी तरफ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। आइए, बिना किसी पक्षपात के तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर सच क्या हो सकता है। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। दीपिका की उम्र महज 24 साल थी। शादी को कितना वक्त हुआ था? सिर्फ 18 महीने। उनके पति ऋतिक नागर एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और एलएलबी कर रहे हैं। सोचिए, ये वो उम्र होती है जब किसी के नए जीवन की बस शुरुआत ही हो रही होती है, और ऐसे में उनका अचानक चल बसना अपने आप में बहुत चिंताजनक और दिल तोड़ देने वाला है। अब इस पूरे मामले को जो चीज सबसे ज्यादा उलझाती है वो है दोनों दावों की बिल्कुल विपरीत बातें। एक तरफ ससुराल वालों का कहना है कि ये या तो आत्महत्या थी या फिर तीसरी मंजिल की छत से गिरने के कारण हुई एक अचानक दुर्घटना। वहीं दीपिका के मायके वालों का सीधा आरोप है कि दहेज के लालच में उनकी हत्या की गई है। हमारा मकसद यहां कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इन दोनों दावों के बीच जो तथ्य सामने आए हैं बस उन्हें समझना है। सेक्शन 1, अ ट्रैजिक फॉल। जलपुरा गांव से आई शुरुआती रिपोर्ट्स। तो चलिए उस दिन के घटनाक्रम को देखते हैं। उस दिन आखिर हुआ क्या था, इस सीक्वेंस को समझना बेहद जरूरी है। दीपिका के पिता संजय नागर बताते हैं कि रविवार की दोपहर उनके पास दीपिका का फोन आया था और वो रो रही थी। इसके तुरंत बाद पिता और बहनोई जलपुरा पहुंचे, जहां उनका कहना है कि ससुराल वालों का बर्ताव उनके प्रति काफी रूखा और आक्रामक था। वहां से वापस आने के बाद ही पिता को एक और कॉल आती है जिसमें बताया गया कि दीपिका छत से गिर गई है। जब तक परिवार शारदा हॉस्पिटल पहुंचता उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यही वो वक्त था जब दोनों परिवारों की बातें एक दूसरे से अलग होने लगी थी। सेक्शन 2, द ऑटोप्सी रेवलेशंस। फोरेंसिक सबूतों ने कैसे पूरी कहानी बदल दी, चलिए देखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारीकियों में जाने से पहले इस मेडिकल टर्म को समझ लीजिए। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी भारी और बिना धार वाली चीज से जोरदार टक्कर होती है तो ऐसी गंभीर चोटें आती हैं। इससे अक्सर अंदरूनी खून बहना यानी इंटरनल ब्लीडिंग होती है और नील पड़ जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस टर्म का इस्तेमाल बार बार हुआ है, जिसने छत से गिरने वाली थ्योरी पर शक का घेरा बड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। शरीर के अंदर बेहद गंभीर चोटें थीं। प्लीहा यानी स्प्लीन फटी हुई थी और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। दिमाग के बाईं तरफ खून का थक्का जमा था, जो सिर पर किसी जोरदार चोट का इशारा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डिटेल क्या है? दिल के चेंबर्स का बिल्कुल खाली मिलना और बाईं किडनी का रंग पड़ जाना। मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसा तभी होता है जब शरीर से अचानक और बहुत भारी मात्रा में खून निकल जाए। ये बातें किसी आम दुर्घटना की तरफ इशारा नहीं करती। अब इस आंकड़े को सुनिए, 38 सेंटीमीटर। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये मृतक की दाहिनी जांघ पर मिले एक विशालकाय नील या कंट्यूजन की लंबाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चेहरे पर 12 बाय 9 सेंटीमीटर की सूजन थी, बाएं कान से खून बह रहा था और घुटने पर तो चोट इतनी गहरी थी कि हड्डी तक दिख रही थी। चोटों का ये आकार साफ बताता है कि टक्कर या हमला कितना भयानक रहा होगा। इन चोटों को देखकर मायके वालों के आरोप एक बिल्कुल नई दिशा में जाते हैं। दीपिका के पिता का तो यहां तक दावा है कि शरीर पर जो निशान थे वो छत से गिरने के नहीं, बल्कि स्क्रू ड्राइवर, चाकू या ब्लेड जैसे तीखे हथियारों से किए गए हमले के लग रहे थे। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेन फोकस ब्लंट फोर्स ट्रॉमा पर ही है, इसलिए पिता के इन आरोपों और मेडिकल रिपोर्ट के बीच का ये फर्क अब पुलिस जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। सेक्शन 3, रिलेंटलेस डाउरी डिमांड्स। दहेज उत्पीड़न का लंबा इतिहास और उसके आरोप। इस पूरे माहौल को समझने के लिए दीपिका की बुआ बाजू नगर की ये बात सुनना जरूरी है। वो कहती हैं, ये धीरे धीरे एक रिवाज जैसा बन गया था। जब भी वो त्योहारों पर मायके आती, ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने साथ सोने की चीजें लेकर आएगी। इस एक बयान से स्थिति की गंभीरता सामने आती है। शादी के 2 महीने बाद ही ये सब शुरू हो गया था। यानी दबाव किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि महीनों तक एक सिस्टम के तहत उन्हें इसका आदी बनाया जा रहा था। और ये आर्थिक मांगे कितनी बड़ी थी, ये आंकड़े खुद बताते हैं। दीपिका के परिवार का दावा है कि शादी में उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए। 1 करोड़! पर बात यहीं नहीं रुकी। आरोप है कि ससुराल वाले 50 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लगातार मांग कर रहे थे।
यहां तक कि पिछले ही महीने सास की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दीपिका ने 30,000 रुपए की पायल भी खरीदी थी। ये सारी बातें दिखाती हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर किस हद तक पहुंच चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दबाव शादी के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही शुरू हो चुका था। परिवार का कहना है कि शादी से 1 महीने पहले ही ससुराल वालों ने सोने के आभूषणों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी थी, जो सास और 3 ननदों के लिए मांगी गई थी। इसे पूरा करने के लिए दीपिका के पिता को अपने रिश्तेदारों तक से उधार लेना पड़ा। सच कहूं तो ये शुरुआत से ही एक ऐसी नींव बन चुकी थी जो आगे चलकर बेहद जानलेवा साबित हुई। सेक्शन 4 द फाइनल डेज। 17 मई की उस रात तक मामला कैसे बढ़ा? चलिए उन आखिरी कुछ दिनों पर गौर करते हैं जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हुई। घटना से ठीक 4 दिन पहले 13 मई को दीपिका एक गृह प्रवेश में शामिल हुई थीं। बुआ के मुताबिक वो हमेशा की तरह खुश नहीं थीं। उसने वहां रोजाना मिलने वाले तानों का जिक्र किया। फिर आता है रविवार। दोपहर को वही रोते हुए फोन कॉल, शाम को पिता का समझाता कराने जाना और वहां रूखेपन का सामना करना, और आखिर में 17 मई के शुरुआती घंटों में ये दर्दनाक मौत। फिलहाल पति ऋतिक और ससुर मनोज दोनों पुलिस की गिरफ्तार में हैं और आगे की जांच लगातार चल रही है। इस पूरे सीक्वेंस में एक ऐसी डिटेल है जो दिल को और भी भारी कर देती है। रविवार को जब पिता वहां गए थे तो वो उनका ससुराल में 9वां दौरा था, वो भी सिर्फ झगड़े सुलझाने के लिए। सोचिए, 18 महीने की शादी में 9 बार समझौता। इसका मतलब साफ है कि परिवार इस पूरे घर्षण से अच्छी तरह वाकिफ था। कोशिशें लगातार हुई थीं कि मामला शांति से सुलझ जाए, पर हालात थे कि बद से बदतर होते चले गए। एक पिता के इस पछतावे को सुनकर शायद हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। संजय नगर कहते हैं, मैंने उसे धैर्य रखने को कहा था। मैं कितना गलत था। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस कड़ी सच्चाई पर एक तमाचा है, जहां लड़कियों को शादी के बाद हर हालत में चुपचाप एडजस्ट करने की सीख दी जाती है। ये हाइंडसाइट या बाद में आने वाला पछतावा सच में बहुत भारी पड़ता है। और यही सब कुछ हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें खुद से एक सवाल पूछना ही होगा। हमारे पास सख्त कानून है, नियमों का पूरा ढांचा है, फिर भी दहेज से जुड़ी ऐसी जानलेवा घटनाएं आज भी हमारे आसपास क्यों हो रही हैं? एक समाज के रूप में हम इस हिंसा को आखिर कब और कैसे रोक पाएंगे? दीपिका नागर जैसे जाने कितनी आवाजें इस सवाल का जवाब मांग रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हमने इस दुखांत घटना के हर पहलू को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश की। आगे भी इस मामले से जुड़ी तथ्यात्मक अपडेट्स हम सब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इस बारे में जरूर सोचें।